Yes, I'm back. So today we are going to learn about chapter 9 algebraic expression and identities of class 8. देखिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी भी कई बच्चे मेरे पास आते हैं जिनको ना एडिशन सब्ट्रैक्शन इन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में बहुत प्रॉब्लम होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। एंड प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनको अभी प्रॉब्लम है या उनको नहीं आता है, उन्होंने जो पहले से गलत सीख लिया है ना उसको निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है और फिर उसके बाद नया सिखाने में सही जो है वो सिखाने में उससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको अगर चीज़ नहीं आती है तो प्लीज़ आप राइट पर्सन के पास जाएं, सही सीखें, क्योंकि एक बार गलत सीखने के बाद सही सीखने में और ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये चैप्टर आपका 9th अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहले भी आपको बता चुकी हूँ क्या है और मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, बट आज फिर बता देती हूँ, शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए आपको मालूम है हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं A B C D टिल Z, ठीक है। एंड 4 मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये जो आपके ABCD होते हैं टिल Z, इनको मैथमेटिक्स में हम कहते हैं वेरिएबल्स, ठीक है। इनको मैथमेटिक्स में हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। ये आपके हो गए मैथमेटिक ऑपरेशंस, 4 ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में, ठीक है। एंड उसके बाद आपके आते हैं नंबर्स। नंबर्स में आपको मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, नेचुरल लें, होल लें, कोई, मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, ऑल नंबर्स -∞ टू +∞, आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्रैक्शंस, रैशनल, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स हो गए। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, एक ले लिया मैंने x और एक हमने ले लिया z, और यहाँ से 2 ऑपरेशन ले लिए, एक मल्टीप्लाई एंड सेकंड वन इज प्लस, और कोई भी 2 नंबर ले लीजिए -2 और 10, ठीक है। अब इनको मिला के हम एक कुछ बनाते हैं। जैसे मैं अगर 2 और x का मल्टीप्लाई कर दूँ तो -2x हो जाएगा, ठीक है। और z और 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो z 10z हो जाएगा, सॉरी 10z, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हैं ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये भी, इसको भी हमने यूज़ किया, इसको भी यूज़ कर लिया, एंड मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर लिया। कैसे? -2 × x ही तो -2x होगा, तो आपका मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हो गया। अब आप क्या करेंगे कि -2x और जो आपने 10z लिखा है इन दोनों के बीच में लगा देंगे प्लस। क्लियर? तो यहाँ पे हमने सबको यूज़ कर लिया। जब इस तरीके से कुछ वेरिएबल्स को, एक वेरिएबल भी आप ले सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स को, कुछ ऑपरेशंस को, मतलब 4 में से कोई भी, चारों ले लो या 2 ले लो या 1 ले लो, और नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर्स लिए हैं, आप और भी ले सकते हो, फ्रैक्शन में भी ले सकते हो, रैशनल नंबर्स ले सकते हो, रियल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो उन सब को यूज़ करके ये जो आपका बना है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसको हमने इन सब को यूज़ करके बनाया है। अगर इसी एक्सप्रेशन में आप कुछ एक ये वाला सिंबल जो होता है इसको हम बोलते हैं इक्वल टू, ठीक है, सबको पता है, बहुत सिंपल है, बहुत ही कॉमन है। इक्वल टू, इसे आप टेबल्स पढ़ते हैं ना, 2 × 2, तो दैट इज़ 2 × 1 इज इक्वल टू 2, तो वो आपको पता है इक्वल टू क्या होता है। अगर यहाँ पे आप कोई दूसरा एक्सप्रेशन रख देते हैं, लाइक आपने रख दिया 3z, या फिर आपने रख दिया सिंपल 10 रख दिया, या फिर आपने 100 रख दिया, मतलब कोई भी नंबर रख दो, कोई भी एक्सप्रेशन रख दो, या कुछ नहीं है तो 0 ही रख दो, तब ये आपका जो एक्सप्रेशन है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? इक्वेशन में। तो इस पूरे चैप्टर में आपको क्या करना है, जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनका आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है, एडिशन सीखना है, सब्ट्रैक्शन सीखना है, इवन हो सकता है डिवाइड भी सीखना हो, और ये आपको और इजी हो जाएगा ये चैप्टर जब ये सारी चीज़ें आप आइडेंटिटीज़ के साथ करेंगे। देखिए आइडेंटिटीज़ का क्या होता है, ये मैं आपको जब आएंगे जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो आपको ये क्लियर हो गया। बाकी इस चैप्टर में और भी चीज़ें हैं कि टर्म वाइज इसमें क्लासिफिकेशंस हैं कि 3 फर्स्ट टर्म, सॉरी 1 टर्म वाले जो होते हैं एक्सप्रेशंस उनको हम मोनोमियल्स कहते हैं, 2 टर्म्स वाले जो होते हैं उनको हम बाइनोमियल्स कहते हैं, 3 टर्म्स वाले जो होते हैं उनको हम ट्राइनोमियल्स, और जो 3 से ज़्यादा होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, और जहाँ जैसा भी यूज़ होगा, जो भी मुझे बताना पड़ेगा मैं बताऊंगी, और एक वीडियो में मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही लूँगी, अदरवाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और फिर बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 9.1। यहाँ पे आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई द टर्म्स, देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो अब टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, ये मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ बता देती हूँ। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5xy(z² माइनस 3zy). ठीक है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। 5xy(z² माइनस 3zy). ठीक है, अब जो आपका क्वेश्चन उसमें ये सिर्फ इतना लिखा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ये पूरा कंप्लीट है, ये एक टर्म है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि 5 एक अलग टर्म है, फिर x अलग टर्म है, y अलग टर्म है, z² अलग टर्म है। नहीं, ये सब पूरा मिला के 5xy(z²) ये पूरा सिंगल एक टर्म है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में ना मल्टीप्लाई है, इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको पूरा वन टर्म कंसिडर करते हैं। अगर कुछ डिवाइड में होता है तो भी हम उसको वन टर्म ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर इनके बीच में प्लस या माइनस आ जाता है तब आपके टर्म्स अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5xy(z²) और माइनस 3zy, इन दोनों के बीच में माइनस साइन है। ठीक है, तो एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन बाइनोमियल कहलाता है। ठीक है, बात क्लियर है आपकी। तो आपने ये फर्स्ट टर्म उठाया और उन्होंने बोला है इसका कोफिशिएंट निकालो। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे ये नहीं बोला कि कौन सा कोफिशिएंट निकालो, क्योंकि कोफिशिएंट भी 2 प्रकार के होते हैं। एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है और बाकी, जैसे अगर यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की बात करें तो इस टर्म का कोफिशिएंट 5 होगा। इस टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 5। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि भाई इसका कोफिशिएंट क्या है, 5। लेकिन ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। अगर वो ये कह देते कि x का कोफिशिएंट निकालो या y का कोफिशिएंट निकालो या z² का कोफिशिएंट निकालो, तो जिसका भी कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा जाता है उसको छोड़ के बाकी जो भी उसमें रहता है वो सारा उसका कोफिशिएंट कहलाता है। से अगर वो x का बोलते तो x को छोड़ के बचता क्या, 5yz², तो ये x का कोफिशिएंट है। लेकिन अगर वो सिंपल ये बोलते हैं फाइंड द कोफिशिएंट, इन दैट केस आप सिर्फ नंबर लिख देंगे, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप लिख देंगे। तो फर्स्ट टर्म में आपका कोफिशिएंट हो गया 5, सेकेंड टर्म आपका क्या है, माइनस 3zy। आपको ध्यान रखना है, आपको साइन के साथ टर्म लेना है, चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको साइन के साथ लेना है। तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा -3। इसका कोफिशिएंट क्या होगा, -3। तो इसमें 2 टर्म्स हैं और दोनों के इस तरीके से आपको कोफिशिएंट लिखना है। अगर कोफिशिएंट वो नहीं बोलते हैं कि किसका कोफिशिएंट लिखना है तो सिंपल न्यूमेरिकल कोफिशिएंट आप लिख देंगे। ओके, अब आप ना बुक अपने पास रखिए और हम आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या है, 1 + x + x²। तो इसमें आप देखिए आपके पास 3 टर्म्स हैं। अगर सिंपल कोई नंबर भी लिखा है ना तो वो भी आपका टर्म में ही काउंट होगा, अगर उनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन है तो फर्स्ट टर्म आपका 1 है और इसका कोफिशिएंट भी 1 होगा। आप ऐसे इक्वल टू करके नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ मैं भी लिख रही हूँ इन शॉर्ट। आप ऐसे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ टर्म, ये वाले टर्म का कोफिशिएंट है =1। नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ x। अब x के साथ आप देख रहे हैं कोई भी नंबर नहीं है। जब कोई भी नंबर नहीं होता है तो आपको क्या लेना है, 1 लेना है। क्यों, क्योंकि 1 का किसी से मल्टीप्लाई करो या 1 का किसी से या 1 से किसी को डिवाइड करो, आंसर आपका वही आता है। इसलिए जब भी आपके पास कोई भी न्यूमेरिकल नंबर वहाँ पे नहीं हो टर्म के साथ तो आप उसका कोफिशिएंट 1 लिखेंगे। ओके, देन x का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या होगा, क्योंकि x² भी आपका एक अलग ही टर्म है, तो x² का कोफिशिएंट भी आपका 1 होगा। ध्यान रखना बच्चों, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, जो अभी नए नए आए हैं, दिस इज़ पावर, दिस इज़ पावर, दिस इज़ नॉट कोफिशिएंट। ये x की पावर है, ये x का एक्सपोनेंट है, ये कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट हमेशा हम इधर वाला जो नंबर होगा उसको लेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आपका क्या है, 4x² y² माइनस 4x² y² z² प्लस z²। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म ये है, इसका कोफिशिएंट 4 होगा। सेकेंड टर्म आपका ये है, इसका कोफिशिएंट -4 होगा। एंड थर्ड टर्म आपका z² है और इसका कोफिशिएंट 1 होगा। राइट, सो इट्स रियली वेरी सिंपल। ये मैंने आपको करवा दिया। इसके 3 पार्ट्स और रह गए, वो आप करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आंसर है, और बाकी आगे के जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, सो आप लोग बस पढ़ते रहिए और जो भी कुछ डाउट है वो कमेंट करके बताइए। एंड
टाइम लगता है डाउट क्लियर करने में, क्योंकि थोड़ा सा स्कूल के काम में बिज़ी हो जाती हूँ, बट जब भी टाइम मिलता है मुझे, मैं यही कोशिश करती हूँ कि कुछ कमेंट लेके, चाहे एक ही क्यों ना लूँ, और बच्चों के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करूँ। ओके, सो थैंक यू एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और अगर लाइक और शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। थैंक यू।